कि आपका ओबीसी का खासतौर से छत्रीकरण करके मूर्ख बना दिया जाता है। दूसरा हमारा नारा है, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। हमारे पास 3 ताकत है, वोट की, टिकट की और मैनिफेस्टो की। वोट की ताकत मानव काशीराम जी ने बहुत विचार की और काफी आ भी गई, सब डालने लगे, परसेंटेज भी बढ़ गया। लेकिन टिकट की ताकत को आप नहीं समझ पाए। टिकट की ताकत जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जो सामान्य सीटें हैं वहां पर ओबीसी और माइनॉरिटी खूब खड़ा होगा। और निश्चित रूप से जनसंख्या जाति जनगणना जब भी हो, लेकिन अपने आप उसके रिजल्ट पहले ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, 27 में मिल जाएंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि संसद के अंदर आपके जो एक तो नजदीक रहने वाले, पहुंच वाले और प्रभावशाली और वफादार और बोलने वाले प्रत्याशी न चुने जाएं। अभी तक ऐसा है जिनको जानकारी है वो उनको या तो टिकट नहीं मिलता या वो जीत नहीं पाते किसी न किसी तरह से, और जो टिकट खरीद करके चुप रहते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको प्रत्याशी को परखना पड़ेगा। मैनिफेस्टो की ताकत को हमारा समाज अभी 1% भी नहीं जाना। मैनिफेस्टो कितना ताकतवर है इसको आप पूरे दुनिया की जो पार्टियां हैं उनको देख करके, उनके अध्ययन करके समझ जाएंगे। पूरी दुनिया की हर पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है। एक आध तो पार्टियां ये कहती हैं कि हमारा तो भारतीय संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान मानने के लिए तो आप राजी गैर राजी मजबूर हैं, बाध्य हैं। संविधान नहीं मानेंगे तो जेल होगी। बहुत बड़ी टिकट भी हमारा और वोट भी हमारा। वजह यह है कि जो लोग वोट खरीदते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिकट खरीदना शुरू कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा मैं आपको। सदर की सीट है गोंडा में, वहां पर एक ओबीसी बिरादरी लगभग 1 लाख से ऊपर है और उसका कोई आदमी वहां एमएलए नहीं होता है। संविधान विरोधी की संख्या 5-5 हजार है, वही वहां एमएलए हो जाता है। जाके कभी देखिए जो पहले बहनों ने कराती थी वो सदर क्या नाम लगी। ऐसी स्थिति इसीलिए है कि आपका ओबीसी का खासतौर से छत्रीकरण करके मूर्ख बना दिया जाता है। दूसरा हमारा नारा है, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। हमारे पास 3 ताकत है, वोट की, टिकट की और मैनिफेस्टो की। वोट की ताकत मानव काशीराम जी ने बहुत प्रचार की और काफी आगे भी सब जानने लगे, परसेंटेज भी बढ़ जाए। लेकिन टिकट की ताकत को आप नहीं समझ पाए। टिकट की ताकत जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जो सामान्य सीटें हैं वहां पर ओबीसी और माइनॉरिटी ग्रुप खड़ा होगा। और निश्चित रूप से जनसंख्या जाति जनगणना जब भी हो, लेकिन अपने आप उसके रिजल्ट पहले ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, 27 में मिल जाएंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि संसद के अंदर आपके जो एक तो नजदीक रहने वाले, पहुंच वाले और प्रभावशाली और वफादार और बोलने वाले प्रत्याशी ना चुने जाएं। अभी तक ऐसा है जिनको जानकारी है वो उनको या तो टिकट नहीं मिलता या वो जीत नहीं पाते किसी न किसी तरह से, और जो टिकट खरीद करके चुप रहते हैं तो वो लोग जीत जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको प्रत्याशी को परखना पड़ेगा। मैनिफेस्टो की ताकत को हमारा समाज अभी 1% भी नहीं जाना। मैनिफेस्टो कितना ताकतवर है इसको आप पूरी दुनिया की जो पार्टियां हैं उनको देख करके, उनके अध्ययन करके समझ जाएंगे। पूरी दुनिया की हर पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है। एक आध दो पार्टियां ये कहती हैं कि हमारा तो भारतीय संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान मानने के लिए तो आप राजी गैर राजी मजबूर हैं, बाध्य हैं। संविधान नहीं मानेंगे तो जेल होगी। लेकिन मैनिफेस्टो को आपको समझना होगा। मैनिफेस्टो वो व्यवस्था है जो आप देना चाहते हैं। तो वो मैनिफेस्टो के अंदर अगर हम जब कंपेयर करेंगे तो
निश्चित रूप से वो चीजें आनी चाहिए जो हमारी मांग है। हम मैनिफेस्टो जब देखेंगे तो पूछेंगे ना अपने प्रत्याशी से, बताओ कहाँ लिखा है मंडल कमीशन लागू करने का, कितना लागू करोगे। एक लागू करके पूरे देश के अंदर कह दिया कि लागू हो गया। भाई जब तक 52% लागू ना हो, निजी क्षेत्र में लागू ना हो, इस देश के अंदर जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होगा ऊपर से नीचे तक, तब तक जातीय अत्याचार खत्म नहीं हो सकते। सरकारी क्षेत्र में इतनी कम नौकरियां हैं, उनमें आपका भले ही कितना ही आरक्षण बढ़ा दिया जाए, 100% भी कर दिया जाए, तब भी खत्म नहीं होगा जातिवाद और अत्याचार। उसके लिए जरूरी है निजी क्षेत्र के अंदर हमें जो भी बहुजनवादी पार्टियां, उनको कहना पड़ेगा, आपको अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि निजी क्षेत्र की वो इकाइयां जो इकाइयां SC, ST, OBC माइनॉरिटी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुसार अगर आरक्षण देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, तो उनको करों में माफी होगी। जबरदस्ती ना कराएं, जो नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन इंसेंटिवाइज करिए। ये आप अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि निजी क्षेत्र की उन इकाइयों को हम ये सुविधाएं देंगे तो होगा लागू। कर्नाटक का जो मैनिफेस्टो बनाया था कांग्रेस ने, उसमें आरक्षण के बारे में क्लियर चीजें दी गई थी और उसमें उसका लाभ मिला। लेकिन वो मैनिफेस्टो आपको बनाना चाहिए कि हमको हिस्सेदारी आधारित मैनिफेस्टो बनाना है। ये हर पार्टी तब मजबूर होगी जब हमारे आपके जैसे लोग इसको टेबल टॉक बनाएंगे कि हमको हिस्सेदारी आधारित मैनिफेस्टो चाहिए। आपकी पार्टी हो चाहे आपकी पार्टी, उसको हम उसमें तुलना करेंगे कि कितना हमको मिलेगा, क्या SC को मिलेगा, क्या OBC को मिलेगा, क्या महिलाओं को मिलेगा। हम उसमें सवाल पूछेंगे, तब जाकर के संविधान के समर्थक प्रत्याशी चुने जा सकेंगे। ये एक ऐसा समाधान है जो आपके हाथ में है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटके हुए आपके अमेंडमेंट्स हैं वो भी पास हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं होगी, और निश्चित रूप से जो मैनिफेस्टो के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजकल बहुत सारी चोरी और डकैती कर रहे हैं, अगर हमने मांग रखवा दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक ST, 2 SC, 4 OBC, 2 अंतरजातीय विभागों से पैदा हुए सदस्य और एक सामान्य और एक माइनॉरिटी का आदमी होना जरूरी है, 11 सदस्य। तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी बचेगी, संविधान भी बचेगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं इस तरह के सदस्य हुए और मेजोरिटी से निर्णय लिए जाएंगे। संविधान पीठ के अंदर अगर हमने डिमांड रखवा दी मैनिफेस्टोज के अंदर, और यह संभव काम नहीं है, हमने मैनिफेस्टोज में काम करवाए हैं, पार्टियां तैयार हुई हैं, भले ही उन्होंने एक आध तो मांगा, वोट पेंशन स्कीम मांगी कई पार्टियों ने। तो अगर हमने मैनिफेस्टो में यह रखवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उसके अंदर हर बेंच के अंदर जब भी ऐसा मैटर आए उसमें एक ST, 2 SC और 4 OBC के लोग होंगे, एक माइनॉरिटी का होगा, 2 अंतरजातीय विभाग वाले होंगे और एक सामान्य होगा। बस निश्चित रूप से सब भूल जाएंगे कैसे पैदा होता है वो, और इतिहास के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होगा, कोई शास्त्रों को याद नहीं रखेगा। हम तो कहते हैं तुम शास्त्रों को याद रखो, अपने बेटियों को पढ़ाओ ना, बताओ ना, देवदासी करें, वो जौहर करें, वो उनको आप सिखाइए, सती होना सीखें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि वो जुडिशरी के डिसीजन में आकर के कहने लगे, जज ने कहा कि बहुत अच्छी किताब है और हमारे मनुस्मृति, उसको लागू करना चाहिए। पर क्या लागू करना चाहते हैं आप? देश का, समाज का सत्यानाश करना चाहते हैं। उन चीजों को, जिन चीजों को भारतीय संविधान ने और हमारे बुजुर्गों ने हटा दिया और संविधान सबसे सर्वोपरि हो गया, उसको मानने में आपको दिक्कत क्या है? अपने घर में जाकर पूछा, लेकिन उनको यह नहीं है। उनके भले ही दोनों आगे फूट जाए, उनको इस बात की चिंता है कि जो लोकतंत्र में हमारे पड़ोसी SC, ST, OBC को मिल रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी भी एक आंख फूट जाए, हमारी भले ही दोनों आंख फूट जाए। इसीलिए तो आई थी गुलामी पूरे देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमारी आंखें फोड़ी, अपनी भी आंखें फोड़ी। अंधविश्वास से ग्रस्त प्रत्याशी जब तक चुने जाएंगे, तो ये सुन लीजिए कि अंधविश्वास की सजा है हमारी गरीबी, और अंधविश्वास जो है वो आपकी पर्स देखता है, उसको हटाना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञा अगर नहीं अपनाएंगे, हमको यहाँ तक माइक्रो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नाम भी बदलने होंगे, उपनाम भी बदलने होंगे, अपने ऐतिहासिक जो आइकॉन्स है वो अपनाने होंगे, अनैतिहासिक आइकॉन्स छोड़ने होंगे, पंचशील अपनाना पड़ेगा, मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा।
हमारा काम मध्यम मार्ग है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारा दुश्मन है पूरी दुनिया के अंदर। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ही महामानव बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की थी। उन्हें पता था दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ मध्यम मार्ग पर चल करके और अच्छी जो आपने कहा था कि मुफ्त शिक्षा होगी। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अगर मुफ्त शिक्षा नहीं है, एक से शिक्षा नहीं है, मुफ्त चिकित्सा नहीं है, मुफ्त न्याय नहीं है, मुफ्त सुरक्षा नहीं है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो राष्ट्र ठीक था, सम्राट अशोक और अकबर जैसा राजा होना चाहिए। बात ये नहीं है, असली चीज है कि असली लोकतंत्र का उद्देश्य हमने उसे इसीलिए अपनाया कि हमको एक से शिक्षा चाहिए और मुफ्त शिक्षा चाहिए हर आदमी को, चिकित्सा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, पूरी तरह सुरक्षा। और इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मरक्षा के लिए भी तैयार हों। मैं शेक्सपियर का एक खत्म करूंगा। शेक्सपियर का एक स्टेटमेंट बताऊंगा। हमने बुद्धिज्म पढ़ा, सब चीज पढ़ी, शेक्सपियर भी आप लोगों ने पढ़ा है। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है कि अगर तुम मुझे सुई चुभोगे तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? अगर तुम मुझे बुलबुली करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? अगर तुम मुझे जहर दोगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं? अगर तुम मेरे साथ गलत काम करोगे तो क्या मैं बदला नहीं लूंगा? बदला लेने की भावना मना है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 34 से 44 तक आपको इस हद तक देती है कि अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप हमला कर सकते हैं दूसरे पे। और 1941 में यहाँ तक है कि आप भी जान ले सकते हैं। तो हम बदले की भावना का प्रचार नहीं कर रहे, हम प्रचार कर रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए आपको अगर कलम रखनी है घर में तो हॉकी भी रखनी पड़ेगी। कोई पूछे तो कहता ना खेलने के लिए हॉकी तो रखा सकते हो ना। जिस घर के अंदर 4 हॉकी रखी हुई है, 4 सीटी रखी है, 4 हेलमेट है, 4 टॉर्च है, आधी रात हो 4 दोपहर, उस घर के सामने से कोई इसलिए नहीं गुजरेगा कि वहां छेड़खानी करे, मालूम है? और 4 हॉकी रखी हुई है, 4 लाठी रखी हुई है। आत्मरक्षा का अधिकार आपको अपनाना पड़ेगा। और हमारे पढ़े लिखे लोग निराश ना हो। संघर्ष हमारे दादा परदादा करते आए हैं, उससे तो बेहतर स्थिति में हम। नौकरी छोड़नी पड़े तो नौकरी छोड़ कर कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। जिसने सड़क पर या गली में अपनी पहचान बनाई है, उसे इतना हमारे समाज के लोग आगे हैं, उसे भूखा नहीं मरने देंगे। कोई भी न जहर खाने की जरूरत है, न गोली मारने की जरूरत है, कोई बदले की भावना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। बाबा साहब ने किया, ज्योतिबा फुले ने किया, बुद्ध ने किया, तो हमें क्यों नहीं करना? इस तरह कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे निराश है तो बहुत सारे आज एनजीओ बने हुए हैं, हम करेंगे आपकी लड़ाई, हम लड़ेंगे। और वकीलों से कहते हैं आंदोलन चला है कि सबसे पहले तो वकालत करिए। हमारे एससी के वो आईपीएस अधिकारी, उनको 11 साल नौकरी से बाहर कर दिया। उनका संघर्ष बता रहा हूँ, मिस्टर पीएसपी प्रसाद थे। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जब उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया, लोगों ने हमें ट्रैप किया था षड्यंत्र के तहत, उन्होंने एलएलबी की पहले। और जिस घर के में एक एलएलबी होता है, उस घर के लोगों को कोई जाति से गाली नहीं देता, गलत नहीं कर रहा, कोई पुलिस वाला डंडा नहीं मारता, जमानत कोर्ट से बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कोई मर्डर वगैरह करना हो, छोटी चीज में हो जाती है। पड़ोसी आपका घर नहीं घेरता, पड़ोसी का जो किसान है वो आपका खेत नहीं घेरता, एनरोचमेंट से आपको छुट्टी मिल जाती है। और जज साहब भी सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। इतनी बड़ी पावर है। हमारा तो अभियान है कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तत्काल एलएलबी की पढ़ाई शुरू करो। हर घर में एक वकील होना चाहिए, हर खानदान में हो। निश्चित रूप से अगर आप कितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए 100 लोग, इन लोगों ने अगर एक हफ्ते में अपने अपने गांव में जिम खोल दिया, अपने देखिए अस्पताल खोलना महंगा है, स्कूल खोलना महंगा है, स्कूल की कमी नहीं है, लेकिन हमें स्कूल नहीं जाने दिया था। उसके लिए आपको अपने बच्चों के बाइसेप ट्राइसेप भी ठीक करने होंगे। हर मोहल्ले के अंदर जिम खोलिए, हर मोहल्ले के अंदर 10-20 हजार को खुल जाता है। एक एक कमरा दे दो, 100 लोग यहाँ बैठे, 100 जिम तो खुल जाएगी कल ही। देखिए, बिना जिम खोले हुए, बिना स्कूल के हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अस्पताल तो कोई ना कोई ले ही जाएगा। हमें सॉल्यूशन पर काम करना है। सॉल्यूशन शुरू होगा अपने आप से। हम कसम खा करके जाए कि हम अपने मोहल्ले में कल से जिम भी खोलेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, वकील बनाएंगे अपने घरों के अंदर। और वकील कोई भूखा नहीं मरता है, इतना तो काम सीख जाता है। मुकदमा जीते ना जीते, उससे कोई वसूल भी नहीं कर पाता फीस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।
जय भारत, जय संविधान, लोकतंत्र की जय हो. धम्मबुद्धाय जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू.